करतोय so that we can record the session. Okay. Recording is on. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं जानते। मेरा नाम डॉक्टर शुभश्री पाटिल है। मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायबिटीज़ एंड वेलनेस क्लिनिक अंधेरी ईस्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है लॉकडाउन के साथ डायबिटीज़, मतलब आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल लॉकडाउन में किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। आई एम श्योर लोग में से किसी पे भी लॉकडाउन में डायबिटीज मैनेज करने के चैलेंजेस जो है वो हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं, और काफी सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस है इससे रिगार्डिंग कि हम कैसे इसको बेस्ट मैनेज कर सकते हैं। ओके, लॉकडाउन में हम सब की फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज, डेली रूटीन सब कुछ इरेटिक हो चुका है। हमारा डेली रेजिमेंट जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे खाने पीने के टाइमिंग्स चेंज हो चुके हैं, और स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि न्यूज़ देख के हमको पता चलता है कि आज इतने कोविड के पेशेंट्स पॉजिटिव हो गए, इतने पेशेंट की कोविड के जो है उनका डेथ हो चुका है। ये सब चीज़ें हमारी स्ट्रेस को ऐड ऑन करती जा रही है, और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है उसका इम्पैक्ट हमारे डायबिटीज कंट्रोल के ऊपर भी आता है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। लॉकडाउन इज अ न्यू नॉर्मल। इसके साथ हमको डायबिटीज कैसे मैनेज करना है और अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना है, ये हमको आज इस प्रेजेंटेशन के थ्रू एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट रखें, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रेजेंटेशन के बाद में आप एक पेपर पे लिख लीजिए, और उसके बाद आप मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। So I request everyone not to interrupt during the conversation, not to interrupt during the presentation, and kindly ask the questions at the end of the presentation. So, am I under control? Roshan, I'm not able to change, dear. You are the host, na? Hello, am I audible, ma'am? Yes, you're audible. I'm not able to change the presentation, Roshan. Anything from the back end? Is there a problem? No. You are the host. I think you can make it full screen. Is it a full screen? Yes, please. Okay. Let's start. Am I under control? Why it is important to know whether my diabetes is under control? Are the people with diabetes more likely to get COVID? हम लोग में से काफी लोग मुझे बोलते हैं, मैडम मुझे डायबिटीज है तो क्या मुझे कोविड होने के चांसेस ज्यादा है? सो इसका उत्तर मैं ये देना चाहती हूँ कि ये जो धारणा है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कोविड होने का चांस ज्यादा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कोविड होने का चांस दूसरे जनरल पॉपुलेशन या नॉन डायबिटिक लोगों के समान ही है। आपको डायबिटीज की वजह से कोविड होने का चांस ज्यादा नहीं है। फिर लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स को अगर कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको कॉम्प्लिकेशंस या सीरियस इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है, स्पेशली अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो तो। इसका कारण ये है कि डायबिटीज के पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो लो रहती है। सो इम्यूनिटी ऑफ डायबिटीज पेशेंट हैज अ डिफेक्ट, so they cannot respond as abruptly as the other non-diabetic patients. इस वजह से सिम्टम्स काफी सीवियर रहते हैं और कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आने लगते हैं कोविड के। सो रिस्क ऑफ गेटिंग सिक फ्रॉम कोविड-19 इज लाइकली टू बी लोअर, मतलब रिस्क कम है अगर आपका डायबिटीज जो है वो वेल कंट्रोल्ड है, और अगर आपका डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है तो आपको सीरियस इन्फेक्शंस या कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस भी घट जाता है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल में रखें।
और हमको डायबिटीज सिर्फ इसलिए कंट्रोल में नहीं रखना है क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन हमें ना हो, पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डायबिटीज ये बाकी बीमारियों को जन्म देने का जन्म देने के लिए एक इलनेस है जो सब बीमारियों को जन्म देता है। जैसे किडनी के इश्यूज डायबिटीज के पेशेंट में 26% कॉमन है, हार्ट के इलनेसेस कॉमन है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा रहती है। डायबिटीज का असर अपने आंखों के ऊपर रह सकता है, ब्लड सर्कुलेशन पे रह सकता है, पैर की नसों के ऊपर रह सकता है। इसलिए ना सिर्फ कोविड के लिए बट अपनी खुद की हेल्थ के लिए और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए हमको डायबिटीज कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है? आपको क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं ये पता करने के लिए कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है? या तो आपकी शुगर, अगर आपकी शुगर जरूरत से ज्यादा है, मतलब यू आर हैविंग हाई ब्लड शुगर्स, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया, इसका मतलब आपका डायबिटीज रेंज में नहीं है। या तो आपको फ्रिक्वेंटली लो शुगर हो जाती है, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया, तो इसका मतलब ये है कि फिर भी आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। किसी भी डायबिटीज ट्रीटिंग डॉक्टर का एम ये रहता है कि आपका डायबिटीज नॉर्मल रहे। हमको आपको ओवर ट्रीट भी नहीं करना है और आपको अंडर ट्रीट भी नहीं करना है। मतलब हम चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट इतना एडिक्वेट हो कि आपका शुगर हर समय नॉर्मल रहे, ना कम होवे ना ज्यादा होवे। So, what are the signs which may indicate the diabetes is not under control? मतलब डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, ये चीज हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर के साइंस, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई शुगर के साइंस। अभी काफी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि हमको लो शुगर हो गया है या हाई शुगर हो गया है? लेट्स डिस्कस कि साइन सिम्टम्स क्या है। ठीक है, लो शुगर के साइन सिम्टम्स पेशेंट को क्या मिलते हैं? जब पेशेंट का शुगर लो होने लगता है, मतलब आमतौर पर शुगर कब लो होता है? जब आप अपना इंसुलिन का डोज नॉर्मल लेते हैं पर उस दिन आप खाना ठीक से नहीं खाते हैं, या आप सडनली गोली लेते हैं और लंबा फास्टिंग कर लेते हैं, तो आपकी गोली को नहीं पता चलता है कि आपका शुगर लो हो रहा है, गोली अपना काम करती रहती है और खाना आता ही नहीं है। ऐसे में शुगर लो होने लगता है और आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आपको चक्कर आने लगती है, शरीर थरथराने लगता है, पसीना पसीना हो जाते हैं, सर में दर्द होने लगता है, एंजाइटी लगता है, मतलब छाती का हार्ट रेट जो है वो बढ़ने लगता है, छाती में धड़ धड़ होने लगती है, बहुत कमजोरी आ जाती है, ऐसा लगता है मैं कुछ काम नहीं करूं, हाथ पैर आपके ढीले पड़ जाते हैं, आपको लगता है कि आपको डबल डबल दिख रहा है, ड्यूअल विजन आ रहा है, आप बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं सबके ऊपर। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, यू गेट अ हंगर क्रैम्प, आपको लगता है अगर मैं अभी नहीं खाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। So this is one of the symptoms of low blood sugar. अगर आपको इनमें से कुछ भी symptoms रहते हैं तो ideally you should check your sugar through a glucometer. मतलब ग्लूकोमीटर के द्वारा आप अपना शुगर चेक करिए, डॉक्यूमेंट करिए कि आपका शुगर 60 है, 70 है, आपको साथ में सिम्टम्स आ रहे हैं, और हमेशा उसके लिए कोई रेस्क्यू थेरेपी घर में जरूर रखिए, जैसे ग्लूकॉन डी का पाउडर, या नींबू पानी में आप शक्कर डाल के ले सकते हैं, या आप कुछ फ्रूट जूस ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी आप अपने पास रख सकते हैं जिससे अगर आपको लो शुगर के सिम्टम्स होते हैं तो आप उसको इमीडिएटली टैकल कर सकते हैं। साथ ही आप अपना मील प्रीपोन कर सकते हैं, मतलब अपना लंच आप थोड़ा जल्दी ले सकते हैं उस दिन, आपकी गोली स्किप कर सकते हैं, आपके डॉक्टर। अभी हाइपरग्लाइसेमिया मतलब शुगर बढ़ने के क्या सिम्टम्स है? बराबर शुगर बढ़ने के क्या सिम्टम्स है? शुगर बढ़ने के सिम्टम्स है ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूखा सूखा लगना, ज्यादा प्यास लगना, आप पानी ज्यादा पीने लगते हैं, आपको बहुत भूख लगने लगती है, आपको जाती है और इचिंग होने लगती है, आपको चक्कर आने लगती है, कभी कभी उल्टी जैसा लगने लगता है, डबल डबल विजन दिखने लगता है, या ब्लड विजन दिखने करना पड़ता है, या फिर वुंड हीलिंग स्लो हो जाती है। मतलब अगर आपको कोई इंजरी है बॉडी पे या कोई जख्म है तो उसका हमारा नहीं आवे आया बदा आइकल आवे ले प्रेस करो तो क्या है तो ठीक चले। अभी मुझे ये पता करना है कि डायबिटीज के पेशेंट को कब ज्यादा मदद लेने की जरूरत पड़ती है। What are the signs that indicate that diabetes patient should take urgent help? मतलब अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो आपको मदद की कब जरूरत है?
अर्जेंट हेल्प कब लेनी चाहिए? जब आपको डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जनरली आपने देखा होगा, अगर आपने कभी अपना यूरिन रूटीन का रिपोर्ट देखा है तो उसमें आपको पता चलता है कि उसमें एक कीटोन बॉडीज करके सेक्शन रहता है यूरिन रूटीन में, और वो कीटोन बॉडीज जब पेशाब में पॉजिटिव हो जाते हैं डायबिटीज के पेशेंट के, we consider it as a diabetic emergency। मतलब आपके शरीर में इंसुलिन की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो चुका है। इसके जब साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं किसी भी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को, उस वक्त आपको आपके डॉक्टर को अर्जेंटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसके सिम्टम्स है आपको बहुत वॉमिटिंग होना, बार बार उल्टी होना, पेट में दर्द होना, साथ में आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहना, मतलब 400-500 ग्लूकोमीटर पे आपका रीडिंग काफी हाई जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपका ब्रीदिंग फास्ट हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती जा रही है, साथ में आपको कॉन्शियसनेस इम्पेयर होने के कुछ सिम्टम्स है, जैसे बहुत ड्राउजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सोते सोते रहना चाहिए दिन भर, तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के रह सकते हैं। ऐसे में आपको आपके डॉक्टर को अर्जेंटली कॉन्टैक्ट करना जरूरी है और ये सारे सिम्टम्स आपके डॉक्टर को बता के इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा डायबिटीज कंट्रोल में रहे पैंडेमिक में या कोविड-19 के लॉकडाउन में, मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या मेरे हाथ में है जिससे मैं अपना डायबिटीज अच्छा रख सकती हूँ? सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगी कि हर पेशेंट को ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए एक ग्लूकोमीटर घर में होना जरूरी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप हर बार लेबोरेटरी जा पाएंगे ये जरूरी नहीं है। साथ में बाहर हॉस्पिटल में या लेबोरेटरी में जाने से भी बाकी पेशेंट से क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो ऑलवेज कीप अ ग्लूकोमीटर एट होम। यू कैन मॉनिटर योर शुगर्स एट होम। आप घर में अपना फास्टिंग खाने के 2 घंटे बाद का शुगर मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपका शुगर ज्यादा हाई होता है या लो होता है उसके ऊपर आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। न्यूट्रिशन, जस्ट बिकॉज लॉकडाउन है इसलिए मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मेरा कुछ भी चल रहा है, मुझे खुद की तरफ ध्यान देने के लिए, खाने की तरफ ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है, ये हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका न्यूट्रिशन, आपका खाने पीने का टाइम टेबल आप बेस्ट फॉलो करें इवन लॉकडाउन में भी। एक्सरसाइज इज अ मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ डे टू डे लाइफस्टाइल ऑफ एनी डायबिटिक पेशेंट। सो आपको एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा रोज निकालना है, जिसमें आप 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, अगर बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो घर में आप एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं, घर में आप स्टैटिक वॉकिंग, स्टैटिक साइकिलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना इज मैंडेटरी फॉर एवरी डायबिटिक पेशेंट्स। सो एक्सक्लूसिवली 45 मिनट्स to 1 hour टाइम यू हैव टू टेक आउट फॉर योर एक्सरसाइजिंग। मेडिकेशंस, अगर आपको सवेरे नाश्ते के बाद का गोली है तो आपको वो नाश्ते के बाद ही लेना जरूरी है, आप उसको लंच के बाद शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। सो आपका मेडिकेशन टाइम पे होना, आपके पास मेडिकेशंस का एडिक्वेट स्टॉक होना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट केयर, अभी मॉनसून में काफी सारे पेशेंट जो बाहर गीला फुटवेयर पहन के जाते हैं, उनको कई बार पैर में कुछ चोट लग जाती है और उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स को पैर में सेंसेशन या मतलब संवेदनाएं कम रहती है। ऐसे में अगर कोई इंजरी होती है या कोई वुंड हो जाता है पैर में तो वो नोटिस कम होता है, इसलिए पैर का ध्यान रखना खांसी हर डायबिटीज पेशेंट को बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मैं डायबिटीज के लिए विजिलेंट कैसे रहूं, मैं खुद को कैसे मॉनिटर करूं कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है कि नहीं है, मुझे पता चले। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग 3 महीने का एवरेज शुगर मतलब HbA1c क्यों पेशेंट का करवाते हैं, क्योंकि HbA1c से हमको ये पता चलता है कि आपका डायबिटीज कितना सीवियर है और कितना कंट्रोल में है। आमतौर पर जब HbA1c रिपोर्ट किसी नॉर्मल इंसान का निकाला जाता है तो उसमें एवरेज शुगर 4.5 to 5% रिकॉर्ड होता है, मतलब नॉर्मल। अगर आपका HbA1c लेवल इज रिकॉर्डेड एनीथिंग बिटवीन 5.7 to 6.5, तो ये जो रेंज है इसको हम लोग येलो में आप दे सकते हैं प्री डायबिटीज मानते हैं, मतलब डायबिटीज शुरू होने से पहले की स्टेज। इस स्टेज में अगर हम लोग डाइट लाइफस्टाइल इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं सो कई बार हम लोग पेशेंट को प्री डायबिटीज से नॉर्मल डायबिटीज की स्टेट तक ला सकते हैं, जैसे वेट लॉस करना है, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन फॉलो करना है, डायबिटिक डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर इस स्टेज पे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो हम लोग डायबिटीज नॉर्मल करवा सकते हैं और HbA1c फिर से नॉर्मल रेंज में जा सकता है। अगर आपका A1C लेवल 6.5 से ऊपर रिकॉर्ड होता है तो मतलब आपको डायबिटीज है, और इससे ऊपर कितना ऊपर रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डायबिटीज कितना सीवियर है।
अगर आप घर में शुगर रिकॉर्ड करते हैं तो मुझे कई बार पेशेंट पूछते हैं कि मैडम नॉर्मल फास्टिंग शुगर क्या होता है, नॉर्मल खाने के बाद मेरा शुगर कितना आना चाहिए। सो नॉर्मल फास्टिंग शुगर इज एनीथिंग बिटवीन 90 to 110, बट कई बार हम लोग 120 130 तक भी एक्सेप्ट करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट गोल्स रहते हैं हर पेशेंट के हिसाब से सेट किया जाता है। सो 120 130 फास्टिंग इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल टू द डॉक्टर डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कोमॉर्बिडिटीज, मतलब पेशेंट को बाकी कौन से इलनेसेस है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। खाने के बाद का शुगर आमतौर पर हम चाहते हैं कि 140 से 160 के बीच में रहे। 180 से नीचे अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खाने के बाद का शुगर आपका 200 से ऊपर जाता है तो मतलब आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है और आपको इंटरवेंशंस करने की जरूरत है। या तो आपका खाने का तरीका बराबर नहीं है, या तो आपको जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो इनएडिक्वेट है, उसका डोज एडजस्ट करने की जरूरत है। सो इसका एक रिकॉर्ड आप दिन घर में मेंटेन कर सकते हैं। कई पेशेंट जब घर में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वो मुझे बोलते हैं मैडम हम सिर्फ फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं या सिर्फ ब्रेकफास्ट के बाद शुगर चेक करते हैं, एंड इट इज ऑलवेज नॉर्मल। बट आई वुड लाइक टू टेल ऑल माई पेशेंट्स एंड अर्ज ऑल माई पेशेंट कि सिर्फ ब्रेकफास्ट के बाद आपका शुगर अच्छा रहना जरूरी ऑफ कोर्स है, पर आपका शुगर नॉर्मल रहना लंच के बाद भी नॉर्मल रहना उतना ही जरूरी है, आपके डिनर के बाद नॉर्मल रहना भी उतना ही जरूरी है। स्पेशली जिस दिन आप जरा ज्यादा खाते हैं, जिस दिन आप पार्टी मनाते हैं, जिस दिन आप मीठा खा लेते हैं, उस दिन भी आपका शुगर नॉर्मल रहना जरूरी है। सो आप ना केवल फास्टिंग और पोस्ट ब्रेकफास्ट चेक करें, बट आप अपना शुगर पोस्ट लंच पोस्ट डिनर भी चेक करते रहिए, और हमको सारे रीडिंग्स नॉर्मल चाहिए ताकि आपका 3 महीने का एवरेज शुगर मतलब HbA1c ये नॉर्मल रहे, एज क्लोज टू नॉर्मल द बेटर इट इज। खाना, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। हर पेशेंट जानता है कि डायबिटीज के कंसल्टेशन में अगर मैं 20 मिनट्स कंसल्टेशन करती हूँ तो मैं 15 मिनट सिर्फ खाने के बारे में बात करती हूँ, बिकॉज दैट इज माई फेवरेट टॉपिक एंड आई थिंक इट इज फेवरेट टॉपिक विद ऑल द पेशेंट्स ऑल्सो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी एंड अप डिस्कसिंग मोर अबाउट डाइट एंड लेस अबाउट मेडिसिन। द वन रीजन वाई वी डू दैट इज डायबिटीज इज मोस्टली अ लाइफस्टाइल डिसीज. It is a eating disorder. So first we need to start with correcting your eating habits more than correcting your medications. So let's eat right. So nutrition, खाने में हमको क्या पोषण लेना चाहिए अगर हमको डायबिटीज है तो आपको खाने का पोषण, आपको खाने के चॉइसेस करेक्ट रखने हैं, खाने के चॉइसेस हेल्दी रखने हैं, खाने का पोर्शन साइज नॉर्मल रखना है। ये नहीं कि आपने राइस खाया तो आपने पूरा प्लेट भर के राइस ही खा लिया। पोर्शन साइजेस शुड बी करेक्ट, खाने का टाइम टेबल करेक्ट होना जरूरी है। सो व्हाट डू वी सजेस्ट द पेशेंट, हम लोग पेशेंट को क्या सजेस्ट करते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, काफी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब धान्य, धान्य मतलब या गेहूं या चावल या ज्वार या बाजरा, ये धान्य में जाता है। आप इसमें से कोई भी धान्य एक वक्त खाने के लिए चूज कर सकते हैं, एंड इट शुड बी अ गुड कार्बोहाइड्रेट। मतलब मैदा भी कार्बोहाइड्रेट में जाता है, बट इट इज अ प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, सो इससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है। पर हम लोग जो गेहूं चावल ये यूज करते हैं, दैट इज अ न्यूट्रिएंट डेंस कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज अ स्टेपल पार्ट ऑफ आवर डाइट। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट है सिलेक्शन जो है ये करेक्ट होना जरूरी है। दूसरा, रिच इन फाइबर विटामिन एंड मिनरल्स, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि खाने में सही मात्रा में हरी सब्जियां फल ये आना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है कि आप रोटी या चावल खाते हैं। सो फल सैलड हरी सब्जियां ये भी आना जरूरी है, इससे हमको सही मात्रा में विटामिन और फाइबर मिलेगा। लो इन एडेड शुगर सोडियम एंड अनहेल्दी फैट्स, काफी सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं मैडम हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, जब भी हमको भूख लगती है हम बिस्किट्स खा लेते हैं, या फिर हम लोग चिप्स खा लेते हैं, या समटाइम्स टेल मी कि आई हैव सो समटाइम्स पेशेंट्स टेल मी दैट मेरी आदत है कि मैं बीच में कॉर्नफ्लेक्स या म्यूस्ली खा लेता हूँ। लेकिन आपको ये पता है क्या कि डायबिटीज में प्रोसेस्ड फूड्स डोंट गिव राइज टू गुड ब्लड शुगर कंट्रोल। मतलब कॉर्नफ्लेक्स इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट या हेल्दी स्नैक इज अ मिथ। डायबिटीज के पेशेंट के लिए कॉर्न ये हाई ग्लाइसेमिक है, कॉर्नफ्लेक्स डायबिटीज के पेशेंट का शक्कर बढ़ाते हैं, म्यूस्ली डायबिटीज के पेशेंट का शक्कर बढ़ाती है, मैगी नूडल्स ये मैदे से आया हुआ पदार्थ है, ये डायबिटीज
डेफिनेटली आपका बढ़ाएगा. दिस इज अ प्रोसेस फूड डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है. दूसरा, एडेड शुगर्स मतलब क्या? कई बार हम लोग पैकेट जो देखते हैं वो वैसा कि वैसा सोचते हैं, हाँ ये मसाला ओट्स है, ओट्स आर हेल्दी, हम लोग खा सकते हैं. लेकिन आपको पता है क्या कि उसमें एडेड कॉर्न रहता है, एडेड कॉर्नफ्लोर रहता है, एडेड शुगर्स रहती है, काफी सारे शुगर फ्री ड्रिंक्स में भी शुगर रहती है. सो ऑलवेज चेक फॉर एडेड शुगर व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट. अनहेल्दी फैट्स आर द प्रोसेस फैट्स व्हाट यू आर ईटिंग. मतलब फैट कंजम्पशन जो है वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए. तेल की मात्रा पर में आपके पेट में केवल आधा चम्मच तेल जाना जरूरी है. उससे ऊपर तेल की आपको जरूरत नहीं. हर डायबिटीज, अगर डायबिटीज के 2 पेशेंट का परिवार है, सो आधा किलो तेल पर पर्सन पर मंथ. मतलब उससे ज्यादा तेल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए. सो अगर आपका परिवार 2 लोगों का है, दोनों डायबिटिक है, सो 1 किलो से तेल ऊपर, उससे ऊपर आपको तेल नहीं यूज करना है. सो कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि कौन सा तेल हम खाएं. So there's nothing like a healthy or an unhealthy oil. What I teach patients is to practice oil rotation. मतलब आप थोड़े प्रमाण में आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं. यू कैन रोटेट योर ऑयल्स एवरी कपल ऑफ मंथ्स सो दैट सारे ऑयल्स में से न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे. लेकिन ऑयल की क्वांटिटी जो है वो आप कम से कम यूज करिए. बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैडम हम लोग घी खा सकते हैं क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका घी घर में बना हुआ है तो आप आधा से 1 चम्मच घी रोज खा सकते हैं. इट विल नेवर हार्म योर बॉडी. योर बॉडी विल बी ऑलवेज बेनिफिटेड बाय द घी व्हाट यू मेक एट होम. लेकिन कई बार जो बाहर से हम लोग घी लाते हैं उसमें डालडे की मिलावट रहती है. इसीलिए बाहर का घी डायबिटीज के पेशेंट के लिए कई बार नुकसान कर सकता है. वो आपको अवॉइड करना है. नेक्स्ट, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग दिन भर लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, सिर्फ इनकमिंग आता जा रहा है, खाना आता जा रहा है, देयर इज नो बर्निंग ऑफ कैलोरीज. सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू ऐड टू योर वेट. मतलब आपका वजन बढ़ाएगा, आपका वेस्ट सर्कमफरेंस मतलब पेट का घेरा बढ़ाएगा. और अल्टीमेटली डायबिटीज के लिए सबसे बड़ा रिस्क आपका पेट का घेरा, आपका वजन, ये प्ले करता है. इसीलिए जितना आप खाते हैं उतना आपको एक्सरसाइज करके बर्न करना भी जरूरी है. अभी मुझे इस लॉकडाउन में मुझे बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिले. डॉक्टर हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो मुझे कोविड का डर लगता है, आई डोंट स्टेप आउट ऑफ माय, सो आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग एनी मोर. सो यू नो दीज एक्सक्यूजेस वोंट वर्क. मतलब ये एक्सक्यूज नहीं चलने वाला है. आपको आपके लिए एक खुद का रेजिमेंट बनाना जरूरी है. 1 घंटा रोज, उसमें आप रोज स्टैटिक साइकिलिंग करिए, आप घर में वॉकिंग करिए, आप प्राणायाम करिए, आप योगा करिए, आप घर में थोड़ा एरोबिक सेशन कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. देयर आर नंबर ऑफ वेज टू एक्सरसाइज एट होम प्रोवाइडेड यू आर बेंट अपॉन डूइंग इट. ठीक है. दूसरा चीज, आपकी जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है. मुझे बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि हम दोपहर का खाना खाते हैं, सो जाते हैं. एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका किसी भी मील के बाद एक्टिविटी लेवल 0 हो जाता है तो उस मील के बाद की शुगर यूटिलाइज ही नहीं हो पाती और डायरेक्टली इट पीक्स एंड इट शोज इन योर रिपोर्ट्स. सो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स कि आपका दोपहर का खाना होता है तो आप घर के सारे काम खाने के बाद करो, ताकि खाने के बाद का शुगर आपका ज्यादा नहीं बढ़े. अगर आपका रात का खाना जो है आप थोड़ा जल्दी लेते हैं तो रात के खाने के बाद आप थोड़ा सा टहलो. डोंट सिट डाउन एंड वॉच टेलीविजन इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ मील, क्योंकि इससे 30 to 40 से आपकी शुगर वैसे ही डिक्रीज हो जाती है अगर आप एक्टिविटी लेवल अच्छा रखते हैं आफ्टर एनी मील. सो exclusive 1 hour exercise is mandatory, plus staying active throughout the day is also mandatory. मतलब दिन भर भी एक्टिव रहना है, साथ में 1 घंटा एक्सरसाइज भी करनी है, साथ में खाने के बाद भी थोड़ा बहुत चलते टहलते रहना पड़ेगा. सो इससे क्या होता है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और हमारा डायबिटीज जो है खाने के बाद का बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है. नाउ फूड केयर, ये एक एरिया है जो मुझे लगता है बहुत इग्नोर्ड है. मॉनसून में लोग बाहर जाते हैं, बाहर गंदे पानी में पैर पड़ता है, पैर में कभी कभी क्रैक्स रहते हैं, कुछ जख्म रहते हैं या शू बाइट रहता है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है. उसके बाद पता चलता है कि पेशेंट को वहां पे जख्म हो गई है, बन जाती है, हील नहीं हो पाती है, और फिर इवेंचुअली इट बिकम्स अ डायबिटिक फुट अल्सर एंड इट becomes a troublesome thing for the patient also, for the doctor also. मतलब हम लोग दोनों मुसीबत में फंस चुके हैं क्योंकि वहां पे एक अल्सर फॉर्म हो चुका है. इसलिए ये टाइम ना आने के लिए ये जरूरी है कि जब भी आप मानसून में बाहर निकलते हैं आप अपने पैर घर पे आके डेटॉल से या साबुन से अच्छे से धोएं. अपने पैर को एक सॉफ्ट टॉवल से साफ कर ले. अपने
दोनों उंगलियों के बीच में आप ये जरूर चेक करें कि आपको कुछ फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। आपके पैर के नीचे एक मिरर रख के जरूर चेक करें कि नीचे कोई जख्म तो नहीं है जो आप मिस कर रहे हो। आपके फीट ड्राई रहने चाहिए। अगर आप एक मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाते हैं तो कई बार पेशेंट ये गलती करते हैं कि मॉइस्चराइजिंग लोशन दे अप्लाई बिटवीन देयर फिंगर्स। अभी जिन लोगों का फिंगर्स ऐसा क्लोज रहता है, देयर इज नो वे दैट द एयर इज गोइंग टू गेट इन एंड वेंटिलेट। सो ऐसे में अंदर फंगल इन्फेक्शन पकड़ने का चांस बढ़ जाता है। सो आई विल आस्क द पेशेंट्स नॉट टू मॉइस्चराइज बिटवीन देयर फिंगर्स और नॉट टू मॉइस्चराइज ऑन देयर नेल्स। हमेशा जो मॉइस्चराइजिंग प्रोसीजर है वो पैर के तलवों के नीचे करना जरूरी है, फीट के ऊपर करना जरूरी है, नॉट बिटवीन द फिंगर्स। अगर You have to इंजेक्शन make दे sure that अगर हमें secondly, whenever you're using socks, आप अपने जो socks है वो हमेशा कॉटन के हमें सॉक्स यूज करिए। कॉटन के सॉक्स जो है वो उसका इलास्टिक लूज होना जरूरी है। टाइट कॉटन के सॉक्स भी कभी कभी पैर का ब्लड सर्कुलेशन या स्किन में रैशेस दे सकता है। सो अभी somebody asked me what kind of shoes I'm हे पाहायचं का तुम्हाला का बंद so पाहायचं? asked me what kind of shoes I'm supposed to wear. पाच मिनिटं थांब, माझं काम होऊ दे. Okay. Okay. Now many times patient will ask me कि madam what kind of shoes I am supposed to wear. So I'll say that आप sport shoes पहनिए, that is the best. अगर उसके अंदर आप इंसोल डाल सके तो वो भी अच्छा है क्योंकि उससे आपके पैर को अच्छा सपोर्ट मिलता है। सो स्पोर्ट शूज जो आपका साइज बराबर रहे, जिसमें कभी भी शूज लेते वक्त मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि कभी भी डोंट बाय शूज इन द मॉर्निंग, ऑलवेज बाय द शूज इन द इवनिंग। शाम को क्यों खरीदना चाहिए शूज? क्योंकि शाम को आपके पैर का साइज जो है वो सवेरे से थोड़ा बड़ा रहता है। ऐसे में आपका जो शूज सिलेक्शन रहेगा और साइज सिलेक्शन रहेगा वो परफेक्ट रहेगा। सो इससे आप एक अच्छा शूज, कंफर्टेबल शूज बाय कर पाएंगे। अगर आप अंदर एक इंसोल डालते हैं तो इससे आपका सोल प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होता है और आपके फीट के ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं आता है। नाउ ट्रिम योर नेल्स स्ट्रेट अक्रॉस। नाखूनों के बारे में हम क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? कई बार डायबिटीज के पेशेंट के नाखून जो रहते हैं वो इस तरह से बढ़ जाते हैं कि वो स्किन के अंदर पोक करने लगते हैं। सो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने नाखून काटते हैं, मेक श्योर दैट यू कट योर नेल्स स्ट्रेट, यू डोंट कट इट एट द एजेस। मतलब कोने में आपको नेल्स जो है वो कट नहीं करने हैं, आपको नेल्स जो है वो स्ट्रेट कट करने हैं। एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट शुड बी अवॉइडेड ऑन द फीट। मतलब आप कई बार ऐसा होता है कि पैर के सेंसेशंस कम रहते हैं और पेशेंट पानी में पैर डाल के बैठ जाते हैं गर्म पानी में, और जब तक उनको पता चलता है तब तक पैर में छाले डेवलप हो जाते हैं। सो बहुत गर्म पानी में या बहुत ठंडे पानी में पैर डाल के पेशेंट ने नहीं बैठना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के पेशेंट में जिनको पैर में सेंसेशंस कम होने की शक्यता रहती है, उनको स्पेशली पैर का ध्यान रखना जरूरी है। ओके, मेडिकेशन, दवाई कैसे ली जाए? कई बार ऐसा रहता है कि पेशेंट्स ओवर द काउंटर, सर दर्द हो रहा है भैया कोई दवाई दे दो। सो ऐसे दवाई किसी भी आप केमिस्ट के दुकान से ले, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप जो दवाई ले रहे हैं वो सेफ है, वो आपकी किडनी के लिए सेफ है, वो आपके डायबिटीज के लिए सेफ है। सो आई विल सजेस्ट दैट डोंट टेक ओवर द काउंटर मेडिकेशंस अनलेस you have taken an advice on them from your doctor. Please do not take stock or change the doses of your medications without discussing with your doctor. मतलब अगर आपको लगता है कि आज शुगर लो है तो आज मैं दवाई नहीं लेता हूँ, आज शुगर हाई है तो मैं आज 2 दवाई ले लेता हूँ, डोंट डू दैट। आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड टेक एग्जैक्ट मेडिकेशन एट एग्जैक्ट टाइम, व्हाटएवर इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं भूल जाता हूँ डॉक्टर, दोपहर का दवाई मैं भूल जाता हूँ। अगर आप दवाई भूल जाते हैं तो आप एक बॉक्स बनाइए, मेडिकेशन बॉक्स, जिसमें आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग 3 बॉक्सेस बनाइए और उसमें अपना मेडिकेशन स्टोर कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि आपने आफ्टरनून डोज लिया है कि नहीं लिया है। आप गलती से 2 बार मेडिसिन नहीं ले ले, या तो फिर आप एक चार्ट रखिए जिसमें आप मेडिसिन लेने के बाद आप टिक मार्क करें कि आपने अपना मेडिसिन लिया है। वो मार्क देख के आपको याद आएगा कि हाँ मैंने आफ्टरनून का मेडिसिन लिया है। So that don't give these lame excuses for not getting our diabetes under control because we are forgetful. So we should always make provisions so that we are able to tackle with the problems that we are encountering on day-to-day basis. So make sure that you take your medications on time without any excuses. Now this is the most important topic.
मुझे बहुत बार पेशेंट्स के ऐसे भी फोन आए हैं कि मुझे बहुत टेंशन हो रहा है डॉक्टर, बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है मुझे कोविड हो जाएगा, मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसे भी मुझे बहुत सारे फोन आए। सो द रीजन फॉर दिस फोन कॉल्स इज स्ट्रेस। देयर वाज अ पेशेंट हु कॉल्ड मी अप हु सेड कि मुझे पैल्पिटेशंस हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, मेरा कोविड का भी रिपोर्ट आने वाला है, मुझे लग रहा है मैं चक्कर आ जाएगा, मैं घर पे गिर जाऊंगा। सो बहुत सारे सिम्टम्स है वो स्ट्रेस रिलेटेड है। स्पेशली स्ट्रेस जो है वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए खासा खराब है। इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में फॉलो करने की जरूरत है। पहले तो थोड़ा सा माइंड फ्रेम आप अपना पॉजिटिव रखिए। ये सोचिए कि ठीक है मैं घर में लॉकडाउन हूँ, लेकिन ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं खुद के ऊपर, खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, मैं अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, मैं अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। जो अपॉर्चुनिटी मैंने लास्ट कई सालों में ठीक से नहीं एक्सप्लोर कर पाया, वो अपॉर्चुनिटी मुझे लॉकडाउन से गॉड हैज गिफ्टेड मी दैट अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी मैं यूज करूँ और खुद के ऊपर फोकस करूँ। आप ये कोशिश कीजिए कि डिस्पाइट डिस्पाइट लॉकडाउन एंड डिस्पाइट डिस्ट्रप्शन इन द शेड्यूल, आप अपना नॉर्मल खाने पीने का टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करिए। आप ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिन लोगों से बात करके आपको पॉजिटिविटी मिलती है, उन लोगों से बात करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो अपने आप स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करने के बाद शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमको हैप्पी लगता है, जिससे हमको एक तरह का सुकून मिलता है, दिन खुश निकलता है, दिन भर उत्साह रहता है, एनर्जी रहती है। सेकेंडली, इट इज ऑलवेज गुड टू प्रे। भगवान से आप हाथ जोड़िए, बोलिए आई एम ग्रेटफुल दैट गॉड हैज गिवन मी दिस लाइफ एंड आई एम हेल्दी, आई एम डूइंग वेल। सो ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। अगर आप अल्कोहलिक है या यू आर स्मोकिंग या यू ईट अ लॉट ऑफ अनहेल्दी फूड, ट्राई टू करेक्ट योर हैबिट्स। Use this as an opportunity to quit alcohol, to decrease your smoking, to make sure that you start taking steps towards healthy lifestyle. आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहने की कोशिश करिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। सो मेडिकल कंसल्टेशन, यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। अगर आपको लग रहा है कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, टेक हेल्प। डोंट मिस योर रूटीन अपॉइंटमेंट the doctor because you were in the lockdown. Make sure that you go to doctors and make sure that you seek help if you feel that you're not doing well. Okay. So anytime you notice that आपके शुगर लेवल्स डिरेंज हो रहे हैं, आपको आंखों से विजुअल चेंजेस मतलब आंखों से ब्लर दिख रहा है, या आपकी न्यूरोपैथी मतलब पैर का दर्द जलन बढ़ चुका है, आपके पैर में कोई दिक्कत हो रही है, आपको स्किन के इश्यूज आ रहे हैं, आप समझ जाइए कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है और आपको डायबिटीज के डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। ओके, सो अभी ये टॉपिक बहुत जरूरी है कि अगर मुझे बुखार आता है, अगर मुझे सर्दी खांसी होती है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ कोविड और नॉन कोविड, मतलब या कोविड की वजह से तकलीफ है या कोविड नहीं है किसी और बीमारी की वजह से तकलीफ है, सो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर आपको बुखार है तो आपका शरीर बहुत सारा पानी बॉडी से लूज कर देता है, सो आप अच्छा पानी पीजिए। मेक श्योर दैट यू ड्रिंक लॉट ऑफ fluids not only in the form of water but also in the form of liquids, like buttermilk soups, coconut water. These are the things which can help you stay hydrated. You should monitor your blood sugar levels at home. Make sure that your sugars are normal. Keep monitoring them at home. Monitor your temperature. Make a temperature chart and keep monitoring your fever charts. So keep monitoring your temperature. Any temperature which is more than 100, we consider it as a fever spike. If you are on insulin, you monitor your ketone bodies. इसका एक स्ट्रिप आता है ketone bodies का, जो आप अपने पेशाब को एक कंटेनर में लेके वो स्ट्रिप आप उसमें डाल के देख सकते हैं कि कीटोन बॉडीज पॉजिटिव है कि नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हाथ क्लीन रख सकते हैं। इन्फेक्शन अगर आपको है तो आप दूसरे लोगों से थोड़ा सेपरेट रह सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर सस्पेक्टिंग कि इट इज अ कोविड इलनेस। कोविड के पेशेंट का हम बहुत सारे पेशेंट मुझे ये भी फोन करके पूछ रहे हैं कि मैडम अगर हमको पता करना है कि हमको कोविड है या कोविड जैसे सिम्टम्स है तो हमको क्या पैरामीटर्स मॉनिटर करने हैं।
सो सबसे पहली चीज तो आपको अपना टेम्परेचर मॉनिटर करना है, उसका एक चार्ट बनाना है, कितने बजे कितना बुखार आता है। दूसरा, आपके पास आपको एक ग्लूकोमीटर रखना है, वो ग्लूकोमीटर से आपको ये मॉनिटर करना है कि आपकी शुगर कैसे बिहेव कर रही है। आर यू हैविंग अ वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल्स और योर शुगर इज गोइंग लो और वेदर इट इज स्टेइंग नॉर्मल। तीसरी चीज आपको मॉनिटर करना है आपका सैचुरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं SpO2। उसके लिए एक मशीन आता है, उसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। ये मशीन आप अपने डोमिनेंट हाथ, मतलब आपका अगर राइट हाथ डोमिनेटेड है तो आप अपने राइट हाथ के मिडिल फिंगर को लगा सकते हैं इस तरह से, और चेक कर सकते हैं कि उसमें आपका पल्स रेट कितना है, अपना सैचुरेशन कितना है। कई बार पेशेंट का सैचुरेशन जो है वो लो हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता है कि वो लोग ब्रेथलेस है। So saturation monitoring is very important. So if you notice that your saturation is going low, you should definitely get in touch with your doctor. Third thing what you should monitor at home is that whether you are able to have smell and you are able to, मतलब आपको खाने का सुगंध आ रहा है क्या, आपको मुंह में, अगर आप गुड़ रखते हैं मुंह में तो आपको उसका टेस्ट पता चल रहा है क्या। ये सब चीजें आपको घर में अगर कोविड जैसे सिम्टम्स है तो आप टेस्ट कर सकते हो घर में, और ये सब मॉनिटर करके इनके पैरामीटर्स जो हैं वो आप अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ में इफ यू हैव अ बीपी मशीन एट होम, यू शुड आल्सो मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। सो इफ आई एम टेकिंग इंसुलिन, मेरे कई सारे पेशेंट इंसुलिन पे हैं, वो मुझे पूछते हैं कि हमको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन पे आपका शुगर नॉर्मल रहे, 110 से 180 के बीच में नॉर्मल शुगर रहना चाहिए। अगर 180 से ऊपर शुगर जाता है तो आपको इंसुलिन के डोजेस मैनिपुलेट करने जरूरी हो सकते हैं। Because you are on insulin, if you are skipping or missing the doses of insulin, the chances of getting ketones in the urine are more for you. So आपको ज्यादा vigilant रहने की जरूरत है, especially type 1 diabetes के patients को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसेमिया। अगर मुझे लो ब्लड शुगर होती है तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। आपके पास घर में ग्लूकॉन डी का पाउडर, शुगर के टैबलेट्स या कुछ कैंडीज होना जरूरी है अगर आपका शुगर लो हो जाता है तो। अगर लो शुगर होता है तो सबसे पहले आप ग्लूकोमीटर से चेक करें कि आपका शुगर कितना लो है। आप 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में डाल के बहुत है कह रहे हैं। 15 मिनट में आपको ठीक नहीं लगता है, अगर उससे 15 मिनट में आपको ठीक नहीं लगता है तो आप फिर से रिपीट करिए ये। कल परसों गिर गया होगा मैं। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपका शुगर लो है तो आप ग्लूकॉन डी का पाउडर 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में डाल के ले सकते हैं। अगर उससे आपको 15 मिनट में आराम नहीं होता है तो आप फिर से 2 चम्मच ग्लूकॉन डी का पाउडर आधे ग्लास पानी में डाल के रिपीट कर सकते हैं। आप कुछ फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप नींबू पानी शक्कर डाल के ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए हैं, आपको ध्यान नहीं रहा कि उनका शुगर इतना लो हुआ है कि ही इज नॉट एक्सेप्टिंग ओरली, मतलब मुंह से वो कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? इफ इट इज एन इमरजेंसी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सो आप क्या करेंगे? उनको पहले तो सीधा नीचे लिटाएंगे बेड के ऊपर या जमीन के ऊपर। दूसरा, उनको एक साइड शिफ्ट करेंगे, मतलब एक कंधे के ऊपर एक साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। सो एक बार उनको आपने राइट या लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, उसके बाद जो भी चीज आप उनके मुंह में डालोगे इट विल नॉट डायरेक्टली रीच हिज लंग्स। दैट इज द रीजन व्हाई आप उनको लेफ्ट लैटरल या राइट लैटरल पोजीशन दीजिए। दूसरा, अगर वो मुंह से कुछ नहीं खा पा रहे हैं तो आप घर में शक्कर का घोल बनाइए या ग्लूकोन डी का पानी बनाइए, और ये ऐसा उनका लिप जो है वो ऐसा खींच के आप डॉक्टर की हेल्प नहीं मिलती है जब तक आप उनको हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, आप ये कंटिन्यू करिए। इससे कई बार पेशेंट के शुगर्स यहाँ से जो ऑब्जॉर्प्शन होता है टंग से या फिर अपना म्यूकोजा से जो शुगर का ऑब्जॉर्प्शन होता है उससे अपने आप शुगर बढ़ने लगती है, और कई बार पेशेंट अपने आप कॉन्शियसनेस लेवल वापस आ जाती है पेशेंट की। सो ये सब प्रिकॉशंस आप घर में ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि लो ब्लड शुगर हुआ है। लो ब्लड शुगर होने के बाद और उस एपिसोड से आप रिकवर करने के बाद आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि मेरी कहीं गलती हुई है क्या। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं रोज ज्यादा खाना खाता हूँ, आज मैंने आधी चपाती खाई और गोली ले ली, उसकी वजह से मेरा शुगर लो हुआ। सो गलती मेरे तरफ से है तो आई शुड करेक्ट द मिस्टेक फ्रॉम माय एंड। आई हैव to make sure that I eat on time. I have to make sure that I follow my regimen properly. और हर 2 से ढाई घंटे का जो खाने का रूल है डायबिटिक पेशेंट का वो अच्छे से फॉलो हो गए।
इन केस आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, फिर भी आपका शुगर बार बार लो हो रहा है, तो फिर आपके मेडिसिन में चेंजेस करने की जरूरत है, जो आपके डॉक्टर आपके लिए कर सकते हैं. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू आर सपोज टू डू व्हेनेवर यू गेट हाइपोग्लाइसेमिया. नेक्स्ट, सो हाउ डू यू रीच योर डॉक्टर? अभी टेली कंसल्टेशन जो है वो गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को अलाउ कर दिया है. सो आप अपने डॉक्टर के नंबर पे फोन करके आप एक कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं. हमारे लिए डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है? बिकॉज एज दे ऑलवेज से, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. So when we keep our diabetes under control and we follow all the social distancing precautions, हमारे चांसेस ना केवल कोविड होने के कम है, पर कोविड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के भी कम है. जैसे आप न्यूज़पेपर में सब जगह पढ़ते हैं, आपको एटलीस्ट बाहर जाने पर 6 फीट डिस्टेंस दूसरे व्यक्ति से रखना जरूरी है. आपको अपना मास्क ठीक से पहनना जरूरी है. पेशेंट क्लिनिक में आते हैं और मास्क हमेशा मुंह पे रहता है, नाक के ऊपर मास्क ही नहीं रहता है. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर मास्क इज प्लेस्ड करेक्टली. आपका मास्क नाक और मुंह दोनों अच्छे से कवर होने चाहिए. आप टाइम टाइम से अपना हाथ धोते रहे, अपने हाथ साफ रखते रहे, सैनिटाइजर लगाते रहे. अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो द बेस्ट थिंग इज दैट यू स्टे एट होम. यू डोंट गेट एक्सपोज टू क्राउडेड सिचुएशंस. सो बेस्ट थिंग इज टू स्टे एट होम. और डायबिटीज कंट्रोल आपको अच्छा रखना है. Keep your diabetes under control if you are venturing out especially. The risk of getting sick from COVID-19 is likely to be lower. मतलब serious complication होने का चांस कम है अगर डायबिटीज अच्छा कंट्रोल में है तो. So you always be proactive. Make sure that आपकी तरफ से 100% efforts आए डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, और आप अपना कंसल्टेशन टाइम टू टाइम लेते रहें. थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग. थैंक यू. अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग एवरीवन. Yes, Thank doctor. you. Doctor, I have one question. येस. जर डायबिटीज वाल्यांनी जर इन्सुलिन घेण्यामध्ये अर्धा एक तासाचा जरी डिफरन्स ठेवला तर मग त्यांना काय इफेक्ट होऊ शकतो? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 10चं आहे इन्सुलिन, जर त्यांनी 10:15 आणि 10:30 घेतलं तर त्यांचा इफेक्ट होऊ शकतो का त्यांच्या बॉडीवरती किंवा त्यांच्या शुगरमध्ये ब्लडच्या? ऑफकोर्स होऊ शकतो. तुमच्या इन्सुलिनच्या जे टाईप आहे त्याच्या अकॉर्डिंग तुमचे डॉक्टर तुम्हाला टायमिंग सांगतात. बरेचसे इन्सुलिन खायच्या अर्धा तास आधी घ्यायचे असतात, काही इन्सुलिन खायच्या 5 मिनिटं आधी घ्यायचे असतात. अशा वेळी जर का तुम्ही ते टायमिंग मिस केलं तर यू हॅव ऑलरेडी मिस द बस. म्हणजे तुमच्या जेवणाबरोबर इन्सुलिन आलं पाहिजे. म्हणजे जेवणानंतर जी साखर वाढते ती वाढणं कमी करण्याकरता तुमचं इन्सुलिन ऑलरेडी शरीरात आलेलं पाहिजे. जर का टाइम वरती इन्सुलिन नाही घेतलं तर तुमची शुगर आधीच वाढून जाणार आणि तुमचा इन्सुलिन नंतर असर घेणार. सो अशा वेळी यू हॅव टू मेक शुअर की तुमचं टायमिंग इन्सुलिनचं जे आहे ते करेक्ट राहणार. सो त्यांनी तुमची साखर जास्ती चांगली कंट्रोल राहू शकते. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. थँक्यू सो मच डॉक्टर. Ma'am, I got a question. Hello. Yes. Hello. Yes, please go ahead. डॉक्टर ऐकायला येते? ऐकायला येते हो, काय हो, मुली ऐकायला बोलतो? येते. बोला प्लीज. डॉक्टर बोला, मी रेग्युलर मेडिसिन घेतो आणि रेग्युलर एक्सरसाइज वगैरे करतो, तरी पण माझं पोट सुटत चाललंय. त्याच्यावर काय उपाय? म्हणजे पोट म्हणजे एकदम पुढे आल्यासारखं झालंय. कसं राहतं, बरेचशा डायबिटीजच्या मेडिसिन्सनी पण थोडं वजन वाढू शकतो. सगळ्यात पहिले तर तुमचे मेडिसिन्स तुमच्या वजनाकरता सुटेबल पाहिजे. दुसरी गोष्ट, तुम्ही वजनाकरता जे पोटावरती वजन वाढते त्याच्याकरता लोकलाइज एक्सरसाइजेस करा. म्हणजे वॉक बरोबर पोटाचे व्यायाम करणं पण आवश्यक आहे. जसं बरेचदा प्राणायाम म्हणा, योगा म्हणा, जे पोटावरती जास्ती चांगला असर होईल असे व्यायाम तुम्हाला करायला पाहिजे, ज्यांनी तुमचा पोटाचा घेरा वाढणार नाही. सेकंडली, खाण्यामध्ये खूप जास्ती भात किंवा कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण खूप जास्ती असलं किंवा जेवणाच्या वेळा खूप उशिरा असल्या आणि थोडं जेवल्या झोपण्याची सवय असली पण साखर आणि पोट दोन्ही वाढू शकतो. त्यामुळे हे सगळे प्रिकॉशन्स घेणं फार आवश्यक आहे. नाही, याच्यापैकी कोणतीही सवय नाही मला. परंतु आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पोटाचे व्यायाम, ऐका, पोटाचे व्यायाम, अब्डॉमिनलचे व्यायाम मी करतो,
पण त्यांना काही अजून इफेक्ट काही दिसत नाही. Then you should take the help of a professional physiotherapist किंवा professional जे राहतात लोक जे तुम्हाला एक्झॅक्ट काय व्यायाम करताय ते बरोबर करताय का, त्याचं प्रमाण बरोबर आहे का, ते सगळं समजवतील. त्यांची मदत घेण्याची गरज आहे. थँक्यू. Yes. Yeah, Next question, please. Sir, Aparna this side. Very good afternoon, and thank you for sharing all the information about diabetes. It has been great help from you. Just wanted to check with you, doctor. One thing, my father is around 68 years old, and he has not got diabetes earlier on. We just took his test last month, and we got to know that the sugar level has come in his blood. So he has been taking some medications from a prescribed doctor as of now. We want to repeat his test. We want to take the monthly report after taking the medicines. So when we approached the lab, we got to know that only the sugar level before fasting can be done, because none of the executors are available for a after food test. So is it okay? Can we go ahead with the HB1AC test for him to check the blood sugar levels? Ideally, if you ask to do the treatment changes to any doctor, as a doctor we would always prefer to have all the checks in our hand. Like Okay. fasting, blood sugar level, as well as average. All three things are equally important for us. So if you are not able to do it from the lab, you should use a glucometer and do the recordings at home, so that your doctor exactly knows whether it is your fasting blood sugar which is contributing to diabetes more, or blood sugar which is contributing to blood sugars more. For Okay. that, it is important that all the checks are there in place. Okay. So it's better to take an opinion and then go for HB1AC, you are saying, right? Correct. Okay. Okay. ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच. Welcome. डॉक्टर मेरी मम्मी है 50 के एज के, और वो चलते चलते ना उनका थकान जैसा होता है और बहुत ही उनका सांस फूलता है. देखिए कैसा है, अगर आपकी मम्मी के पेशेंट है, उनका सांस फूलता है, सो आइडियली डायबिटीज के पेशेंट को कार्डियक वर्कअप हर साल में एक बार हार्ट के रिपोर्ट्स भी करना जरूरी है, जिसमें हम लोग एक छाती का ईसीजी बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए, एक 2D एको करके रिपोर्ट आता है जिसको हार्ट का सोनोग्राफी रहता है, वो करना जरूरी है. अगर उनको चलना पॉसिबल है तो स्ट्रेस करके एक रिपोर्ट आता है, वो करते हैं. ये 3 रिपोर्ट इवेल्युएट कर पता करते हैं कि उनका जो ब्रेथलेसनेस है या दम लगने का जो प्रॉब्लम है वो उनके हार्ट से रिलेटेड है क्या. दूसरा कारण दम लगने का लंग्स भी रह सकता है, हम लोग कर सकते हैं. तो ये 2 चीजें हैं जिनके ऊपर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि दम किस वजह से लग रहा है उनको. ठीक है. टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है, लाइक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हाउ वी कैन डू द प्रिकॉशन, लाइक इसको कैसे सेव कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग? Yeah. Actually, see, there is nothing like a temporary solution to anything unless we know the root cause of it. In what way are we going to treat the patient? How can we give a temporary solution to the problem where the origin only we don't know? कि क्या कारण है उनको तकलीफ क्यों हो रही है? Whether it is a problem coming from her lungs or it is a problem which is coming from her heart. So unless we see the set of reports, we cannot advise you any temporary solution, dear. Okay, no issue. Thank you. Ma'am, I got one question. Yes, Mr. Regarding, Chellan. yeah, ma'am, the one question is regarding the mask. Lot of things I'm hearing, N95 and 3 layers. Now, like after wearing the mask for a longer time, we feel slightly suffocated. From diabetic point of view, which mask would you suggest us which will make us comfortable to wear and we don't feel like removing it? See, Mr. Chelani, mask is always a discomfort, whether it is for lay people or for the doctors. We are all sailing in the same boat. So basically, N95 masks are only for doctors because we are the high risk people. We get to see the COVID patients day in and out, and we come in very close contact with them. For normal people, they can use any normal mask, even cloth mask. Government has allowed, so any comfortable cloth mask, any triple layer mask, anything is fine. So far you keep your nose and mouth covered
and make sure that your droplets don't go in the air, or you're not inhaling them straight away from other people. You are safe. So whatever is the comfortable, proper cotton mask, wearable mask, you can wear it. Keep it safe. Once you come home, remove it, keep it in open air, make sure that you don't mix it up with the other things. You keep the mask in a envelope, like a paper envelope or something, and keep it dry, hanging dry in your balcony or someplace, and after 5 days you can even reuse it. Okay, okay. So I have to keep it in the open air for 5 days, or I can wash it, dry it, and restart using immediately after a few time once it's dried up. Is it Yes. okay? If it is a cloth mask, you can put it dipped in. Yes, yes. If it is a cloth mask, you can put it dipped in a water, or in a Dettol water or detergent water, anything, and then subsequently wash it, dry it, and reuse it. But when you're doing that, you have to always remember that the outside surface of mask is always contaminated. So you have to be cautious while doing it, so that you don't end up putting the same hands again on your face and getting yourself infected. Okay, okay, okay. Yeah. I think my cleared up. Thank you. हेलो शुभश्री. वो बात हो चुकी है. Hello. I'm not Hello? able to hear you well, Milani. Yes. हॅलो हाँ, शुभश्री. बोला. हा, तू दिलेलं लेक्चर सगळं ऐकलं आणि बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं छान मिळाली. आणि Thank आता एक you. विचारायचं होतं की मी मॉर्निंग वॉक आणि योगा करते आणि त्यानंतर नाश्ता करते, तर ते अंतर किती असावं त्यातलं? मला तुमचा प्रश्न नीट ऐकू नाही आलाय. परत रिपीट करू शकता? हो हो. Hello, ma'am. Hello. Yes, tell me. Yes. Ma'am, if there is a big gap between your breakfast, lunch, or dinner, is it okay? Or sometimes you do fasting? Is it good or bad? It is not good for diabetes, especially for diabetes patient. What we always recommend is not to have gap between the meals. The reason I have already said, your medicine is active and there's no meal coming. And if your next meal gets delayed, you're likely to go in low blood sugar levels. So what I suggest all my patients is not to follow any fancy diet, but concentrate on eating nutritionally good food and always follow the timings of eating. So a timetable that we ask a diabetic patients to follow is get up in the morning, in first 15 minutes have some nuts, 9 o'clock breakfast, 11 o'clock fruit, 1 o'clock lunch, 4 o'clock tea, coffee with some snacks, 6 o'clock fruit or a soup, 9 o'clock dinner, 11 o'clock half a cup of milk. If you're working and you're very busy that you don't have time for these things, carry some handy snacks with you. Like you can carry some nuts, you can carry some chana. Chana is a very good source of protein. A muthi bhar chana can give you 7 grams of protein. So you can carry some handy snacks which handy. It hardly takes 2 minutes to eat an apple. So put an alarm. Make sure that you have your mid meal snacks on time, so that your next meal you can place it properly and you don't go in hypoglycemia before your next meal. So your eating pattern is very important. Ideally, you should not give huge gap between the meals. Okay, okay, thanks. हॅलो डॉक्टर. Thank you. Yes. मला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे. घरच्या घरी बोला. इम्युनिटी इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा बूस्ट करण्यासाठी तुम्ही काही घरचे उपाय सजेस्ट करू शकाल का सगळ्यांना, की ज्याच्यामुळे थोडा कॉन्फिडन्स पण वाढेल, पॉझिटिव्हिटी किंवा इम्युनिटी बेटर होऊ शकेल? काही घरचे उपाय. ऍक्च्युली त्यामध्ये बरेचसे इम्युन बुस्टिंग फूड्स आहे जे आपण आपल्या डाएटमध्ये इनकल्केट करू शकतो. लाईक फ्रेश फ्रूट्स आर इम्युन बुस्टिंग, आवळा इज इम्युन बुस्टिंग. सो हे सगळे पदार्थ आपण आपल्या खाण्यामध्ये, फ्रेश ग्रीन व्हेजिटेबल्स, मेकिंग शुअर दॅट यू हॅव अ न्यूट्रिशनली ॲडिक्वेट फूड, हे सगळं इम्पॉर्टंट आहे. प्लस आता आयुर्वेदिक बरेचसे असे काढे आले आहे विच आर इम्युन बुस्टर, विच कंटेन्स लॉट ऑफ स्पाइसेस लाईक सिनेमॉन, लाईक सुंठ आहे.
मग काळी मिरी आहे, याचे सगळ्यांचे बरेचसे काढे पण आलेले आहे जे तुम्ही खाऊ शकता. प्लस तुम्ही तुमच्या डाएटवर कॉन्सन्ट्रेट करून यू कॅन हॅव अ न्यूट्रिशनली ॲडिक्वेट मील्स. ॲट द सेम टाइम तुम्हाला वाटत असेल की तुमचं खाणं पिणं ॲडिक्वेट नाही आहे, तर मग तुम्ही काही सप्लिमेंट्स घेऊ शकता. व्हिटॅमिन सीचे सप्लिमेंट्स, झिंक सप्लिमेंट्स हे ओव्हर द काउंटर पण येतात किंवा डॉक्टरच्या सजेशनने घेऊ शकतात. तुमच्या इम्युनिटीवरती काम करू शकतात. So the first and foremost thing to boost your immunity is your food. Second is, if you need the help, then probably we can always do it via giving you oral medicines like vitamin C, zinc, B complex vitamins. So these are the multivitamins which we can supplement you, and then we can take care of that. What are the preferred fruits? What are the Preferred fruits. preferred fruits? Yes. So how it is, there is always rules of eating fruits in diabetes. So if we talk about that, then there are only 4 fruits which I feel that you need to be very cautious about when you're eating. One is mango, because it is a very high calorie, high carbohydrate fruit. Chiku, grapes, and banana. These are 4 fruits which are high sugar fruits, and they are high carbohydrate fruits, so they will boost your sugars immediately. So especially if you are an uncontrolled diabetes patient, then you should not indulge in these fruits at all. If you are a controlled diabetic, you can always indulge in all other fruits which are possible, like apple, santra, mosambi, pear, peach, peru, anything you can eat. Always make sure that you don't eat your fruit in your meal. मतलब breakfast लिया, उसके साथ केला खा लिया, which many people do. So breakfast के साथ apple खा लिया. Don't do that, because your breakfast sugars and your fruit sugars, they come on to each other. वो एक दूसरे के ऊपर आएगा और उसके बाद आपका subsequently उस मील के बाद का शुगर हाई जाएगा. So always space your fruits 2.5 to 3 hours in between your 2 meals. मतलब ब्रेकफास्ट लंच के बीच में आप फ्रूट रखिए, आपके लंच या डिनर के बीच में आप फ्रूट रखिए. कई बार जब मैं पेशेंट को बोलती हूँ तो पेशेंट बोलते हैं कि we cut lot of fruits and we eat it as a platter. See, again, fruits are a source of sugar. It contains fructose. It contains source of sugar only. So always be judicious while eating fruit. So always eat one fruit at one go. If you are eating apple, eat one whole apple. Don't combine it with some amount of melon, some amount of peach. Don't combine 2-3 fruits together. Have one fruit, have it between the meals, and make sure that you don't have a platter together, and don't eat it with your meals. So these are few rules which you got to follow while eating fruits in your diet. Okay, thank you. I have one more question, because of the audio was not, it was not audible. What is the alternative source? You said if the patients who becomes unconscious because of low sugar. Can you hear me? Hello. Can you hear me, If a doctor? patient becomes unconscious because of blood sugar levels, Yeah, ideally and what not you should do is, orally able to take any sugar solution. What is the second alternative you said? what you need to do is you have to shift the patient on their shoulder. That is either left lateral or right lateral position, so that it doesn't go in their lungs, whatever you put through their mouth. Second is you have to pull their lower lip and then put the sugar solution on their lips, on their tongue, so that it gets absorbed through this and their consciousness level gets better. Sometimes by doing that, patient regains their consciousness level even before the patient reaches hospital. Okay, thank you, doctor. Bye. Welcome. Take care, sir. Hello, good afternoon, ma'am. Yes. Narang here. Ma'am, this substitute of this Proco-M with protein powder, because it's difficult to get in the market. Okay. See, any protein supplement should be taken if you are not taking adequate amount of protein in your diet. So Right. what you can do is you can use any diabetic protein powder. Many patients are using Protein X as their food supplement. But what happens? Certain protein products may also contain sugars. So what you need to choose is any protein product which is not containing any direct sugar. वरना इधर आप गोली लेंगे, उधर आप diabetic protein की जगह sugar वाला protein खाएंगे. So make sure you use D protein, Prohance D, or Ensure D. Anything which is diabetic as a supplement can be used instead of Proco or any other supplement for that matter. No, you prescribed me Proco-M. It's not available in the That's what I market. said, sir. You can use Ensure, you can use Ensure D, you can use D protein, you can use Prohance D. Lot of options are there, sir. Any one you can choose out of them as per your choices of taste and palatability.
activity. Right, madam. Thank you. Welcome. Take care, sir. Anybody else? Shall we conclude the session? Thank you, doctor. It has been very informative. Thanks for Most spending the time. welcome. So I think with permission from everybody, I would like to conclude the session. Thank you so much for the patient hearing. I'm very happy and I feel obliged that you all could come and attend the session and we could have one-to-one interaction. So once again, thanks a lot. Take good care. Make sure that your diabetes is under control and wishing good health to everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Bye. Thank Take you. care. Bye. 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 Thank you. അവരവരുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ മേലെ എല്ലാവരും ആ ലെവലുള്ള അവരവിടുന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം.